गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटे, आपको अल्टरनेटिंग करंट बताते हैं। आज एनडीए का जो टॉपिक बचा हुआ है अल्टरनेटिंग करंट करवाएंगे। इसके बाद आपके पास एक टॉपिक और भी आ रहा है अब की बार, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर यूजेस हैं बस कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के क्या यूजर क्या प्रॉपर्टी है, वो मैं पीडीएफ आपको सेंड करूंगा, वो उसमें से आपने याद करना है। तो सबसे पहले आप देखिए अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। अल्टरनेटिंग करंट बटे अल्टरनेटिंग करंट अल्टरनेटिंग ईएमएफ दोनों ही साथ बताते हैं हम आपको। ठीक है, या करंट समझना, करंट समझिए सबसे पहले। अल्टरनेटिंग करंट है क्या बेटे? दैट करंट whose magnitude will change continuously and direction will change periodically. That current is known as alternating current. हम AC करंट भी बोल देते हैं। AC क्या होता है? तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होगा बेटे? दैट करंट whose magnitude will change continuously and direction will change periodically is known as alternating current. देखिए, मान लीजिए यहां से स्टार्टिंग हुई है, तो आप देख रहे हो लगातार रेगुलर इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, और इस पॉइंट पर आकर इस पॉइंट पर इसका जो वैल्यू है, करंट की जो वैल्यू है, इसको बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू। ये आई नोट से रिप्रेजेंट कर, पीक वैल्यू बोल दी जाती है, मैक्सिमम वैल्यू मतलब ये एम्पलीट्यूड बोला जाता है, मैग्नीट्यूड बोला जाता है, सबसे ज्यादा है। अभी करंट मैक्सिमम है, ठीक है। ये इसके बाद मिनिमम होकर जीरो, फिर मैक्सिमम अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव साइकिल में, मतलब ये अगेन आपके पास आई नोट है, बट अब प्लस का नहीं, किसका होगा, माइनस हो जाता है, और अगेन जीरो। ये एक साइकिल कंप्लीट हुई, इस साइकिल को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। एक साइकिल कंप्लीट की है अल्टरनेटिंग करंट, ये टाइम है बेटे T/2 हाफ साइकिल, और ये है T/4, 0 से T/4। इसको बोलोगे तो ये हो जाएगा 3T/4। तो बेटे अल्टरनेटिंग करंट क्या है? दैट करंट whose magnitude will change continuously and direction will change periodically, then that current is known as alternating AC। बेटे जो ये फॉर्मेशन मैंने रिप्रेजेंट की है, इसको बोलते हैं सिनुसोइडल वेव फंक्शन बोल देते हैं, वेव फॉर्म बोल देते हैं। अल्टरनेटिंग करंट में अपने पास बेटे ट्रायंगुलर वेव फंक्शन भी होता है, स्क्वायर वेव फंक्शन भी चलता है। डीसी क्या होती है, एक बार डीसी की और बात बताता हूं कि जिसका मैग्नीट्यूड सेम होता है या चेंज हो सकता है, बट उसमें डायरेक्शन का भी चेंज नहीं होगी। डायरेक्शन क्या रहती है? सेम डायरेक्शन है। हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया के अंदर जो लाइट आती है बेटे, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज होती है। और अगर हम बात करते हैं वोल्टेज की, वोल्टेज कितनी है? 220 वोल्ट। इंडिया के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इंडिया के अंदर जो लाइट होती है, वो होती है बेटे 220 वोल्ट की। फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो 50 हर्ट्ज। जैसे यूएसए में बात करें हम, तो फ्रीक्वेंसी बेटे ज्यादा होती है 60 हर्ट्ज, वोल्टेज कम हो जाती है 110 वोल्ट होती है। ठीक है, जितनी ज्यादा वोल्टेज होगी उतना ही वो डेंजरस होती जाती है। ठीक है, शॉक लगने का डर ज्यादा होता है, डेंजरस। अच्छा, फायदा भी है, डेंजरस तो है, बट जितनी ज्यादा वोल्टेज होंगी अल्टरनेटिंग करंट में, तो बेटे पावर का जो ट्रांसमिशन है, इलेक्ट्रिसिटी आपकी जनरेट हुई, फिर उसको ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसमिशन है। जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन है, पावर लॉस जो होनी है, जितनी ज्यादा वोल्टेज होगी पावर का लॉस उतना ही कम होता है। तो ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछा जाता है कि लो, जैसे एसी और डीसी में पूछ ले, या वैसे कि आपके पास जो पावर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी है, एसी करंट है, वो उसमें हाई वोल्टेज रखते हैं। अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो होता है ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, उसमें हम हाई वोल्टेज रखते हैं। क्यों रखते हैं? तो आपका रीजन होगा कि बिकॉज जितनी ज्यादा वोल्टेज होगी, हाई वोल्टेज होगी, पावर का लॉस उतना ही कम होता है। लास्ट टाइम आपको मैं ये चीज भी समझाऊंगा। दो पावर के फॉर्मूले होते हैं। एक पावर का फॉर्मूला बेटे आपने यूज किया होगा V डॉट आई, और एक होता है I स्क्वायर आर।
पावर लॉस निकालना है तो हम यूज करेंगे आई स्क्वायर आर, और जब हमने इनपुट दी है पावर, वो होता है पावर का फॉर्मूला V डॉट आई। एक मिनट अभी बता देता हूं क्यों यूज करते हैं V डॉट आई। ठीक है बेटे, करंट सेम होगा, सीरीज बोल रहे हैं P बाई V, ये इनपुट वाली है, और पावर का लॉस पूछा जाता है तो बन गया बेटे आई स्क्वायर आर। आई आपने निकाला P बाई V, तो P स्क्वायर बाई V स्क्वायर इंटू में आर, ये इनपुट है, कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस फिक्स है, जितनी ज्यादा वोल्टेज होगी पावर का लॉस उतना ही कम होता है, इसलिए बेनिफिट भी है। ठीक है, तो हाई वोल्टेज के ऊपर पावर का ट्रांसमिशन होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी हाई वोल्टेज के ऊपर ट्रेवल। अब आगे चलते हैं बेटे, टाइम पीरियड आपके क्या होता है, नंबर ऑफ सॉरी टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल इज नोन एज टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी की बात करता है तो आपने बतानी है द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट इन 1 सेकेंड। और बेटे इंडिया में जो लाइट आ रही है वो आपको बता दी 50 हर्ट्ज है। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाए कि आपका जो करंट है कितनी बार डायरेक्शन चेंज करता है, टाइम पीरियड में 1 सेकेंड बोलूंगा, फ्रीक्वेंसी 50 है, तो 1 सेकेंड में कितनी बार डायरेक्शन चेंज हुई। तो बेटे अगर फ्रीक्वेंसी अलग भी लिखी जाती है तो 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी कर देना, 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी, क्योंकि देखिए ये साइकिल आपकी पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव साइकिल। ऊपर वाली पॉजिटिव है, नीचे वाली नेगेटिव साइकिल है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चलेगी। डायरेक्शन की बात करता है तो मैंने आपको बता दी 2f टाइम्स, f का मतलब फ्रीक्वेंसी, 2f टाइम्स। ठीक है बेटे, ये आता है। अगर हम यहाँ पर जो करंट आता है, करंट क्यों अल्टरनेटिंग करंट चल रहा है, आरएमएस वैल्यू होती है और एक होती है पीक वैल्यू। आई आर एम एस रूट मीन स्केयर वैल्यू ऑफ करंट अगर पूछी जाती है तो बेटे ये होती है आई नोट बाई रूट। आई नोट मैंने आपको समझाया है, आई नोट का मतलब है पीक वैल्यू। ठीक है, पीक वैल्यू अपॉन में √2 डिवाइड करेंगे, अपने पास आरएमएस वैल्यू होती है। बट एक जब कभी भी किसी सर्किट में बताया जाता है कि कोई करंट है या वोल्टेज, दोनों चीज चलाऊंगा अब मैं, करंट और वोल्टेज दोनों चलती है, अगर वी आरएमएस पूछ ली जाए तब भी बेटे आएगी, वी आरएमएस पूछी जाए तब भी यही लिखना। ये इक्वेशन करंट के लिए चला लेना चाहिए, अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, वोल्टेज है, दोनों की इक्वेशन सेम चलनी है। वी आर एम एस की वैल्यू आगे बेटे वी नॉट बाई √2। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाता है एवरेज वैल्यू, आई एवरेज निकालो, तो ये वैल्यू बेटे 0 भी होती है और ये वैल्यू अपने पास ये भी है। अगर वी एवरेज निकालेंगे तो हो जाएगा बेटे 2 टाइम्स हो जाएगा वी नॉट बाई पाई, कोई चेंज नहीं। अब मैंने बोला आई एवरेज की वैल्यू 0 भी होती है। आई एवरेज अगर आपसे पूछी जा रही है कंप्लीट साइकिल के लिए, पूरी साइकिल के लिए, क्योंकि आई एवरेज कभी भी हम पूरी साइकिल के लिए सोल्व नहीं करते हैं, हम करेंगे एक साइकिल। वो आई एवरेज की वैल्यू है हाफ साइकिल T/2 टाइम तक। अगर आपने 0 से T टाइम तक एवरेज वैल्यू निकाली कभी अल्टरनेटिंग करंट की तो आंसर होगा 0। क्यों बेटे, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव, तो एक पॉजिटिव नेगेटिव ऐड करेंगे, टोटल करेंगे, वो 0। तो एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल के लिए निकाली जाती है, आरएमएस वैल्यू पूरी साइकिल के लिए सोल्व होती है 0 से T तक। अच्छा बेटे, आई एवरेज मैंने आपको बताया। इसी के साथ एक कंसेप्ट और बताता हूँ, इसकी सारी वैल्यूज आगे चलाऊंगा मैं, बट इससे पहले एक चीज और बता देता हूँ। अब अपना जो बल्ब है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, मैंने डायरेक्शन की भी बात की, ग्लो होगी नहीं होगी, तो पॉजिटिव नेगेटिव, एक बार ग्लो होगी, एक बल्ब ग्लो होगा फिर बंद होगा। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा बेटे, ग्लो हुआ बंद हुआ, ग्लो हुआ बंद हुआ, मतलब हमें वो बल्ब नजर आता है ग्लो होता हुआ, बट मैंने क्या बंद भी हो रहा है, क्यों हमें नजर आया वो ग्लो होता हुआ। तो आई के लिए, अपनी आई के लिए पी रेजिस्ट विजन जो होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी आंखों तक, आंखों के सामने है, हमें वो इमेज ब्रेन में कब तक बनी रहेगी, कब तक नजर आएगा, पी रेजिस्ट विजन ऑफ ह्यूमन आई जो होता है 1/16 सेकेंड, 1/16 सेकेंड होता है। तो आप देखिए
50 का मतलब है डायरेक्शन चेंज कितनी बार कर रहा है, 100 टाइम्स डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो हमें वो चीज ऐसी दिखाई देती नहीं है, हमें ग्लो करती नजर आती, बंद होती नजर नहीं आएगी, क्योंकि नेक्ड आई के थ्रू हम उस चीज को, क्योंकि मैंने पी रेजिस्ट विजन आई का कितना बता दिया, 1/16 सेकेंड। तो बेटे एक बार दोबारा देखो, अल्टरनेटिंग करंट आपको बताया है कि जिसके अंदर मैग्नीट्यूड लगातार चेंज हो, डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज हो, फिक्स टाइम के बाद चेंज हो, फिक्स टाइम के बाद चेंज हो, मैं ये बोल रहा हूँ, उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। पीक वैल्यू बता दी है, ये इसकी मीन लाइन है, ठीक है, ये इसकी पीक वैल्यू, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, जितना ऊपर है उतना ही नीचे मिलेगा, सेम वैल्यू आएगी, ठीक है। डायरेक्शन बता दी 2f टाइम्स चेंज होती है। आई एवरेज पूछी जाए कंप्लीट साइकिल के लिए 0 होती है, हाफ साइकिल के लिए ये वैल्यू होती है। आई आरएमएस की वैल्यू पूछी जाए तो आई नोट बाई रूट 2 है, और वी आरएमएस पूछी जाए तो वी नोट बाई रूट 2 है। बेटे इसमें एक वैल्यू और आती है, फॉर्म फैक्टर पूछ लिया जाए आई आरएमएस का, अल्टरनेटिव इसका ट्राइंगुलर शेप की बात है, स्केयर वेव बनाऊंगा तो अलग होती है अल्टरनेटिंग करंट में। इसके लिए फॉर्म फैक्टर पूछा जाए तो होता है 1.1, 1.1 फॉर्म फैक्टर, 1.11 बोल देता है, 1.1 बोल दीजिए। और पीक फैक्टर वैल्यू की बात करें, ठीक है, तो पीक फैक्टर 12th क्लास में आता है, हाई लेवल पे चला जाता है, एनडीए से ऊपर चला जाता है, तो फॉर्म फैक्टर वगैरह अपने पास जो है आई एवरेज है, आई आरएमएस, वी आरएमएस तक। अगर इस वेव को मैं स्केयर वेव बना दूं, बेटे डीसी जो लाइट होती है, डीसी के अंदर फ्रीक्वेंसी 0 होती है, याद रखना। एसी की फ्रीक्वेंसी 50 है, डीसी की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो डीसी के अंदर फ्रीक्वेंसी होती है बेटे 0, डीसी की फ्रीक्वेंसी 0, क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं होती। अगर आपके पास स्केयर वेव आती है, स्केयर वेव ये ऐसे चलेगी बेटे, ऊपर वही प्लस पॉजिटिव आई नोट, करंट है तो आई, ठीक है, ये आई नोट प्लस का, और ये हो गया माइनस का, आई ऐसे, और इधर कौन आ गया बेटे, टाइम आ गया। ये स्केयर वेव होगी, अपने पास स्केयर वेव है, ये बेटे पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इधर आई भी हो सकता है, वी भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं, दोनों सही है, ठीक है, ऊपर पॉजिटिव साइकिल, नीचे नेगेटिव साइकिल। अगर अब पूछ ली जाए आई आरएमएस वैल्यू, तो आंसर होगा आई नॉट, और आपसे पूछा जाए आई एवरेज वैल्यू, तब भी कितना होगा, आई नॉट, ठीक है। आई आरएमएस भी आई नॉट, आई एवरेज भी आई नॉट होगी, दोनों चीजें सेम है। और अगर जैसे मैंने कहा था अभी फॉर्म फैक्टर पूछ लिया जाए तो इसका 1 आता है दोनों को, ठीक है बेटे। अब आपको कुछ चीजें बताता हूं, याद करना, लर्न करना। क्या है, एसी एमीटर, जो एसी मीजर करते हैं हम, ऑल एसी मीटर जो होते हैं वो मीजर कौन सी वैल्यू करते हैं, वो ऑल मीजर करते हैं आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू नहीं करेंगे, एवरेज 0 बन जाएगी। और डीसी जो मीटर होते हैं वो रीड करते हैं एवरेज वैल्यू। अच्छा, जो एसी एमीटर होते हैं वो डिपेंड किस पे होते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, करंट पास करने से जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट के कारण हीट प्रोड्यूस्ड होती है, और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के कारण वो मीजर करता है। तो क्या बोला, ऑल डीसी मीटर आर बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और जो डिफ्लेक्शन होती है एसी के अंदर वो डायरेक्टली आई स्क्वायर होती है, बट डीसी एमीटर की बात करूंगा तो डीसी के अंदर वो मेजर करते मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे। दोबारा सुनो, एसी की बात की, एसी एमीटर वैल्यू मेजर करते हैं आरएमएस, डीसी मेजर करते हैं एवरेज वैल्यू। एसी एमीटर बेस होते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, डीसी मीटर बेस्ड होते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। एसी मीटर जो होते हैं, अब मैंने बोला हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, तो हीट का फॉर्मूला आप पढ़ते हो आई स्क्वायर आर टी होता है। तो यहां पर जो डिफ्लेक्शन आएगा, थीटा डिफ्लेक्शन, वो डायरेक्टली आई स्क्वायर होता है, बट एसी के अंदर जो डिफ्लेक्शन आता है वो डायरेक्टली आई होता है, ठीक है बेटे। और आई स्क्वायर भी कौन सा है, ये कौन सी वैल्यू है करंट की, आरएमएस वैल्यू होती है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है बेटे। देखिए अपने एसी हम पास करते हैं 3 सर्किट से। पहला सर्किट में रेजिस्टेंस बता रहा हूं, अगर सर्किट में
अल्टरनेटिंग करंट है तो अल्टरनेटिंग करंट के बारे में ही बताऊंगा। अगर आपने अल्टरनेटिंग करंट एसी कनेक्ट किया रेजिस्टेंस के साथ, ये करंट पास हो रहा है, ठीक है बेटे। तो यहाँ कहता है इसकी इक्वेशन बताओ, इक्वेशन हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आई का फॉर्मूला होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, और वी का फॉर्मूला हो जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी। बेटे वी लिखो चाहे ई लिखो, दोनों का मीनिंग सेम है। यहाँ पर मैंने क्यों बताया, क्या कारण है, किस लिए बताया है बेटे, जो एसी है ये रेजिस्टेंस है। आप देखो जो करंट में और वोल्टेज में फेज, यहाँ पर दोनों जगह आपने देखा दोनों का एंगल सेम है, दोनों का फेज सेम है, और दोनों का फेज सेम है, तो रेजिस्टेंस अगर कनेक्ट है तो फेज डिफरेंस कितना होता है, जीरो। किस किस के बीच में, आई और वी के बीच में, करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस आपके पास जीरो होता है जब आपका अल्टरनेटिंग सोर्स एसी किससे कनेक्ट हो, रेजिस्टेंस से कनेक्ट हो। तो रेजिस्टेंस के अंदर आपका जो फेज डिफरेंस है वो जीरो। इसका मतलब बेटे जैसा रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस एसी में वर्क करता है, सेम वर्क डीसी में करता है। आपके पास जो रेजिस्टेंस होता है जैसा वर्क एसी में करता है वैसा ही वर्क आपका डीसी में करेगा। अगर आपने यहाँ पर पावर निकाली, एवरेज पावर, एवरेज पावर, यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस के अंदर एवरेज पावर निकालते हो तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा बेटे ईवीआई। वी का मतलब वर्चुअल वैल्यू, या इसको बोलो ईआरएमएस, आईआरएमएस, ठीक है बेटे। एवरेज पावर रेजिस्टेंस के केस में ईवीआई भी आएगी, ईआरएमएस आईआरएमएस बोल दीजिए। रेजिस्टेंस जैसा काम एसी में करता है वैसा ही काम किस में करेगा, डीसी में। क्यों करेगा, क्योंकि दोनों के बीच में जो फेज का डिफरेंस है वो क्या होता है, सेम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसके बाद रेजिस्टेंस को हटाकर मैं रेजिस्टेंस को हटाकर मैं इंडक्टर लगाता हूं, कॉइल लगाता हूं। पहले एसी सर्किट में कनेक्ट था ओनली रेजिस्टेंस, अब एसी सर्किट में कनेक्ट है ओनली इंडक्टेंस, इंडक्टर, इंडक्टेंस एल से बोलते हैं। इस वाले केस में करंट की इक्वेशन मैंने सेम रिप्रेजेंट की है, वोल्टेज की इक्वेशन ये आती है बेटे प्लस पाई बाई टू। अब देखो दोनों का अगर मैं फेज चेक करता हूं तो इन दोनों के बीच में जो फेज का डिफरेंस आया है, फेज डिफरेंस कितना आया है, 90 डिग्री। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो इतना पूछा जा सकता है, करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस बताओ 90, या करंट वोल्टेज से कितना आगे है या पीछे है। आगे को बोलते हैं अहिड, पीछे को बोलते हैं लैग। आपका जो करंट है ये रहा करंट, ये वोल्टेज से, देखो वोल्टेज में प्लस पाई बाई टू लिखा, इसका मतलब वोल्टेज उससे आगे है, 90 डिग्री आगे है, और करंट उससे 90 डिग्री पीछे है। वोल्टेज बोलोगे तो अहिड बाई 90 डिग्री और करंट लैग बाई 90 डिग्री टू वोल्टेज। दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस आता है बेटे वो पाई बाई टू है। ठीक है, अच्छा इंडक्टर के केस में जो रेजिस्टेंस वर्ड यूज करते हैं हम इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। रेजिस्टेंस ही एक तरीके से, बट इसका नाम होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स, और पैर में लगा दिया मैंने एल, एक्स एल, और ये वैल्यू इक्वल होती है आपकी ओमेगा एल के बराबर। ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, और एल आपके पास इंडक्टेंस, ठीक है, वैल्यू है। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। इंडिया में आपको लाइट बताई 50 जो 50 हर्ट्ज आती है फ्रीक्वेंसी, तो 100 पाई हो जाएगा पाई एसी में। और अगर मैं यही चीज डीसी के अंदर यूज करूं तो आंसर आएगा जीरो, आंसर आएगा जीरो। मतलब डीसी आपने अप्लाई की तो वहां पर इंडक्टेंस अगर है तो एक तरीके का रेजिस्टेंस जीरो बन गया, इंडक्टिव रिएक्टेंस जीरो बन गया। तो आपके पास वो किसकी तरह वर्क करेगा, लाइक ए कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है, जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कम हो, जीरो के बराबर हो, कोई अपोज ही नहीं कर रहा। डीसी के अंदर डीसी की वैल्यू जीरो नहीं है,
ये किसकी वैल्यू है डीसी में, एक्सएल की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 0, पुट करते ही आंसर आएगा 0। अच्छा भाई, अगर यहाँ पर एवरेज पावर निकालनी पड़े आपको, तो एवरेज पावर इंडक्टर के केस में आपके पास 0 होती है बेटे। अभी मैंने एक सिनुसोइडल वेव बनाई थी साइन फॉर्म ऐसे, 0 से T/4 तक कॉइल है, करंट पास करेंगे मैग्नेट बनेगी, मैग्नेटाइज होती है। तो बेटे 0 से T/4 तक वो मैग्नेटाइज हो जाती है, फिर T/4 से T/2 आती है, अगेन डीमैग्नेटाइज, फिर अगेन मैग्नेटाइज, फिर अगेन डीमैग्नेटाइज, ऐसे प्रोसेस चलता रहता है। बट जब हम एवरेज पावर निकालेंगे इंडक्टर के अंदर, तो आपका आंसर आता है बेटे 0 आता है। क्लियर, आगे चलते हैं। पहले मैंने आर बताया आपको, अब मैंने एल बता दिया आपको, अब नंबर आएगा सी का, कैपेसिटर का। ये होता है बेटे कैपेसिटर। अगर आपने कैपेसिटर कनेक्ट किया, करंट की इक्वेशन मैंने सेम लिखी है, तीनों में सेम चलाई है, वोल्टेज में ये बेटे आ जाते हैं -5। इंडक्टर वोल्टेज 90 डिग्री से आगे है, कैपेसिटर में वोल्टेज 90 डिग्री से पीछे है। ठीक है बेटे, सेम वही चीज, π/2। लैग और हेड आपको बताया, पीछे जो रह गया लैग, अब पीछे कौन है वोल्टेज, वोल्टेज लैग बिहाइंड करंट बाय 90 डिग्री, करंट इज अहेड बाय 90 डिग्री टू। मैंने उसमें कहा था उस रेजिस्टेंस का नाम होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटे हम एक्स और पैर में लगा दिया सी, और ये वैल्यू आती है आपके पास 1/ω/c। ओमेगा क्या चीज होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है 2π/c। ठीक है। अच्छा, एसी के अंदर आप वैल्यू पुट कीजिए, कोई ना कोई वैल्यू आएगी, कोई ना कोई एक्सी की वैल्यू आएगी। बट अगर इसको भी मैं डीसी की फॉर्म में चलाता हूं, डीसी की फ्रीक्वेंसी 0, अगर आप यहाँ फ्रीक्वेंसी रखो बेटे 0, एक्सी कितना बना इन्फिनिटी। इसका मीनिंग होता है कैपेसिटर ब्लॉक द डीसी। आपका जो कैपेसिटर है वो डीसी को पास नहीं होने देता है। क्यों नहीं होने देता है, वो आपके सामने ये रहा। तो एक्सी की वैल्यू कितनी आ जाती है बेटे इन्फिनिटी, कैपेसिटर ब्लॉक द डीसी। अच्छा बेटे, नेक्स्ट देखो, एवरेज पावर अगर आप अगेन इसमें निकालते हो, तो एवरेज पावर कैपेसिटर में अगेन कितनी आती है 0। इंडक्टर में 0 आई, कैपेसिटर में 0 आई, और अगर आपने रेजिस्टेंस यूज किया तो आपका आंसर कितना आया था बेटे, आपका आंसर आया AV/IV, ERMS IRMS। मैंने आपको एल भी करवाया एसी में कनेक्ट करके, आर भी एसी में कनेक्ट किया, सी को भी एसी में कनेक्ट किया। अब मैं तीनों को एक साथ कनेक्ट करता हूं। तीनों को एक साथ एसी में कनेक्ट करना आपसे बोला जाता है LCR सर्किट। इसको बोलते हैं आर, एल और सी। हम तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसका नाम बोल दिया जाता है LCR सर्किट। RLC बोलो, LCR बोलो, एक ही। यहां पर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो बेटे, यहां पर देख रहे हो दोनों की वैल्यू सेम थी, करंट वोल्टेज, बट इंडक्टर में ये करंट और वोल्टेज ऊपर थी, VL, और ये कौन था I, वोल्टेज और करंट। अगर यहां पर आप देखते हो तो ये सिंबल बना VC, और ये था I। पीक वैल्यू बोलना चाहते हो तो पीक वैल्यू बोल सकते हो करंट की, क्यों बेटे, क्योंकि करंट सीरीज में सेम होता है, जितना आएगा उतना ही पास होगा। अगर इसको आई नोट से लिखना चाहते तो आई नोट से, बट वी नोट नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि इसमें वोल्टेज ड्रॉप इसका इसका तीनों का अलग। देखिए बेटे कैसे करते, ये VC, ये VL और ये VR, इधर वोल्टेज है, इधर ही करंट है, तीनों का करंट इधर मानो। देखो, करंट से 90 डिग्री VL आगे है, करंट से 90 डिग्री VC पीछे है, बिल्कुल सही।
अब इसको सोल्व करने के लिए, क्योंकि 3 डायरेक्शन बन गई, हम क्या सपोज करेंगे, हम सपोज करके चलेंगे कि इन दोनों में से एक बड़ा है और एक छोटा है, सपोज करना पड़ेगा, क्योंकि पहले इन दो का सॉल्यूशन करेंगे। अगर दोनों बराबर है तो खत्म, ये आंसर। इसमें से ये बड़ा है तो VL माइनस VC, नेट आंसर ऊपर आ जाएगा। अगर मैं कहता हूँ VL बड़ा है VC से, तो इसका नेट आंसर ये आ गया VL माइनस VC ऊपर। अब दो चीजें बच गई, इधर VL माइनस VC, इधर VR। इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूंगा, जो टोटल आएगा उसको पीक वैल्यू का नाम दूंगा, और उसका नाम क्या बोलते हैं, ई नोट। LCR तीनों की जो पीक वैल्यू बनी वोल्टेज ई नोट, ये कोई ना कोई एंगल बनता है जिसको फाई बोलते हैं, जिसका नाम फेज डिफरेंस, क्योंकि ये सेम था। अब ई नोट यहाँ पर पहुंचा है, ठीक है, और ये आई, इन दोनों के बीच में एंगल बन गया, इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस। बेटे देखो, अगर ई नोट निकालना है तो आपको पता है इसका स्क्वायर, राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, ये बनेगी, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, इस साइड का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर द रूट, दोनों को ऐड करना है। जब इसको सोल्व करते हैं, मैं आपको बताता हूँ ई नोट जो मैंने लिखा अंडर द रूट, ये बनेगा बेटे VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। अगर VC बड़ा होता तो बेटे ये लाइन नीचे आ जाती, बस इतना ही फर्क। देखो VR को लिखो IR, आई नोट, यहाँ भी IR, IXL, IXC बन जाएगा, कोई नहीं, इनको उठा के बाहर ले आना, आई नोट बाहर आएगा, ई नोट बाई आई नोट रेजिस्टेंस की फॉर्म में Z बोलते हैं इसमें हम, और ये बनेगा बेटे VR को क्या बचेगा यहाँ पर R स्क्वायर, यहाँ बचेगा XL माइनस XC सारा होल स्क्वायर, और इस Z का नाम होता है इम्पीडेंस। क्या लिखा है, इम्पीडेंस, जो एक रेजिस्टेंस है जिसमें तीनों थे, तीनों को मिला के एक Z आया, जिसका नाम बोला जाता है इम्पीडेंस। यूनिट तीनों की ओम रहेगी, यूनिट चेंज नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है, रेजिस्टिविटी की उल्टी कंडक्टिविटी होती है, ऐसे ही इम्पीडेंस का उल्टा एडमिटेंस होता है। एडमिटेंस, और जो बेटे एक्सएल और एक्सी जिसको आप रिएक्टेंस बोल रहे थे, रिएक्टेंस का उल्टा ससेप्टेंस होता है, ससेप्टेंस, ससेप्टेंस बोलते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस इज नोन एज ससेप्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ इंपीडेंस इज नोन एज एडमिटेंस। रेजिस्टेंस सारे बता दिए, एक चीज और देख लो बस, ये जेड आ गया अपने पास, जेड की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आगे क्या कहता है, अगर फेज निकलवाता है तो बेटे टेन फाई निकाल लेना। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा बेस, दोनों को डिवाइड करूंगा टेन फाई आ जाएगा, ठीक है। अगर एक्सएल एक्सआर बराबर है दोनों, तो आपके पास सेम आएगी डायरेक्शन 0 डिग्री, और अगर सेम नहीं है तो आप कर लेना, एक्सएल बड़ा है तो डोमिनेंट इंडक्टिव डोमिनेंट सर्किट बोल दिया जाता है, सी की वैल्यू ज्यादा है तो कैपेसिटेंस डोमिनेंट सर्किट, ठीक है। अब देखो, अब मैं कहता हूं इस सर्किट से जो करंट जा रहा है बेटे वो मैक्सिमम कब होगा, आई मैक्सिमम कब होगा, जब जेड बेटे आपका मिनिमम होगा। और जेड मिनिमम कब होगा, जब आपके पास ये दोनों वैल्यू एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाएंगे। अगर बराबर नहीं होते हैं तो बेटे कोई ना कोई आंसर जरूर आएगा, आर में ऐड होगा, जेड की वैल्यू ज्यादा होगी। जेड मिनिमम कब होता है, जब एक्सएल और एक्सी दोनों बराबर होते हैं, ये वैल्यू आती है। और जब ये कंडीशन आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस कंडीशन। क्या बोला है, दोबारा सुनिए, आपसे पूछा जाए रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है, तो बेटे जब एक्सएल और एक्सी बराबर होते हैं या सर्किट में जब करंट मैक्सिमम होता है, तब उसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस आ गया, रेजोनेंस सर्किट बोलते हैं। सीरीज रेजोनेंस सर्किट, तीनों चीज सीरीज में, रेजोनेंस आ गया, सीरीज रेजोनेंस सर्किट, ठीक है। और रेजोनेंस में फ्रीक्वेंसी, अगर आपने प्लस में पढ़ा है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कि उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उससे वाइब्रेट करे, तो बेटे जो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आएगी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये मैं रफ कर लेता हूँ, यहीं ऊपर कर लेता हूँ, इसके पैर में लिख दिया मैंने आर, इसका मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो आती है
वो आएगी 1/2 पाई रूट LC। कहीं बाहर से नहीं लिखा है, कोई सोचे बच्चा सर ने लिख कैसे दिया। XL की वैल्यू ओमेगा L, XC की वैल्यू ओमेगा C, LC को नीचे ले आओ, ओमेगा को ऊपर ले जाओ, स्क्वायर बनेगा, ओमेगा 2 पाई न्यू होता है, सोल्व करूंगा ये आ गया। अगर मैं इस 2 पाई को वापिस ले आता हूं तो ओमेगा R आपके पास ये बनता है। इसको बोला जाता है एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इसको बोला जाता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्लियर हुआ बेटे, ये दोनों चीजें थी। अच्छा, अब सभी में मैं एवरेज पावर और करवा रहा था, वो एवरेज पावर और सुनो। रेजोनेंस का एक डायग्राम बनता है, वो डायग्राम भी बनवाता हूं। देखिए रेजोनेंस के अंदर एक डायग्राम बनता है, पहले डायग्राम भी बनवाऊंगा आपको। ऐसा डायग्राम होता है, ये करंट है, ये फ्रीक्वेंसी है, आपसे का मैक्सिमम होगी। ये डायग्राम, ये वैल्यू पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होती है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आती है। तो क्वेश्चंस बनता है कि हम इसको यूज ही क्यों करते हैं। बेटा जितने भी असेप्टर सर्किट होते हैं, असेप्टर का मतलब मैं रेडियो चला रहा हूं तो रेडियो के पास एक असेप्टर सर्किट है जो सिग्नल को रिसीव करता है। उन असेप्टर सर्किट में इस रेजोनेंस का फैक्टर काम करता है, रेजोनेंस वर्क करता है। और बेटा एक चीज और देखो, यहाँ पर जो ये पीक नजर आ रही है, ये पीक जितनी ज्यादा शार्प होगी, पतली होगी, वहां पर क्वालिटी फैक्टर बोलते हैं, क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर, उसका उतना ही ज्यादा होगा। और क्वालिटी फैक्टर जितना ज्यादा होगा बेटे, आपको जो आउटपुट है उतनी अच्छी मिलेगी, आउटपुट हमें बेटर मिलती है। कब? जब आपके पास क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाती है, क्या होती है बेटे, ज्यादा, पीक वैल्यू आती है। एवरेज पावर, अगर आपने इसकी एवरेज पावर निकालनी है तो एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है इसका EV IV cos phi, जिसमें तीनों है, LBA CBA RBA। R था तो केवल इतना था, L था तो 0, C था तो 0, और तीनों मिल गए तो ये। यहां पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, cos phi बराबर P एवरेज अपॉन में EV। इस cos phi को क्या बोला जाता है, पावर फैक्टर बोला। पावर फैक्टर पूछा जाए, पावर फैक्टर ये है बेटे पी एवरेज अपॉन में EV पावर फैक्टर। बेटे इसको बोल दिया जाता है, देखो V का मतलब RMS वैल्यू, V का मतलब वर्चुअल भी होता है। ये एक्चुअल पावर है, ये अपेरेंट पावर है, ये एक्चुअल पावर है, ये अपेरेंट पावर है। दोनों को डिवाइड करूंगा, दोनों का जो रेशियो आएगा दैट इज नोन एज पावर फैक्टर। पावर फैक्टर जो होता है वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है, 0 और 1 के बीच में। तो पावर फैक्टर मैक्सिमम, मैक्सिमम तो होगा बेटे 1। पूछा जाए कब मैक्सिमम होता है, जब ये बराबर एक्सएल एक्सी बराबर हो, मतलब जब सर्किट में ओनली कौन होता है, रेजिस्टेंस होता है। क्लियर हो बेटे, जब सर्किट में ओनली कौन होता है, रेजिस्टेंस होता है, पावर फैक्टर की वैल्यू क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलती है। तो ये सारा था अपने पास इसका सॉल्यूशन पावर फैक्टर का, अल्टरनेटिंग करंट का। अल्टरनेटिंग करंट में और चीज देखी जाती है तो बेटे दो चीजें और आती है। एक होता है जनरेटर। जनरेटर क्या होता है आपको बता देता हूं। जनरेटर का मतलब है, जो समझाने का समझा दिया, जो वैल्यू थी, अब सारी थ्योरी है, थ्योरी पढ़ानी है बेटे। जनरेटर क्या होता है, जो जनरेट करता है, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में, पहली चीज मैकेनिकल एनर्जी को जो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा उसको बोलते हैं जनरेटर। जनरेटर अपने पास दो टाइप के होते हैं, एक डीसी होता है, एक एसी होता है। दोनों में फर्क कहां पर होता है, क्या डिफरेंस है, एक बार जल्दी से मैं डायग्राम बना के आपको बता। देखिए ये आर्मेचर कॉइल होती है, यहाँ पर रिंग लगाई जाती है, ठीक है। इसके नीचे आप बल्ब लगा सकते हो, रेजिस्टेंस लगा सकते हो, ताकि आप अगर करंट बनेगा, बल्ब ग्लो कर रहा है इसका मतलब करंट है, नहीं करेगा तो करंट। दो मैग्नेटिक पोल हैं, नॉर्थ साउथ,
ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा दी, नॉर्थ टू साउथ। अच्छा, इसको रिंग बोलते हैं, R1 R2, इसके साथ छोटी सी ब्रूस लगी होती है जिसका नाम होता है B1 B2। इसका नाम रख लेते हैं P Q, R आ गया, R नहीं आया, T ऐसा आ चुका है। जनरेटर होता क्या है? जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है, पहली चीज जनरेटर। एसी और डीसी दो टाइप का होता है, पहले वही चलो बाद में बताऊंगा टाइप। इसके बाद जो सबसे मेन चीज होती है प्रिंसिपल होता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो इसका आंसर होगा बेटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर आपका जनरेटर वर्क करता है, ठीक है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन आपके सामने, ये आर्मेचर कॉइल है, ये स्लिप रिंग और स्प्लिट, दो वर्ड यूज करेंगे, स्लिप और स्प्लिट। एसी है तो स्लिप और डीसी है तो स्प्लिट। डीसी का मतलब होता है आधी, ऐसे, ये पूरी नहीं हाफ आएगी बस। ये ब्रूसेज है जो इससे स्लाइटली टच होती है, करंट आएगा तो ब्रूस के थ्रू सारा करंट बाहर पास हो जाए, इतना। यहाँ पर आपको मैंने बता दिया है बेटे, क्या बताया है, मैकेनिकल को जो इलेक्ट्रिक में बदल देगा उसको जनरेटर बोलते हैं। यहाँ पर जो फ्लेमिंग का रूल लगता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगता है, ये आपके पास करंट है, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपके पास करंट है और ये फोर्स होता है। रूल लगाइए, सोल्व कीजिए, क्या मतलब क्या कह रहा हूं एक बार दोबारा सुनो। जिधर हमने फोर्स लगाया मैकेनिकल एनर्जी का मतलब इसको घुमाना पड़ेगा, चाहे इसको इधर अंदर, ये अंदर गई तो वो बाहर ऐसे घूमेगी या उल्टा, ठीक है। अगर ये अंदर गई है तो आपने फोर्स कहाँ लगाया, ये अंगूठा अंदर हो गया अंदर की तरफ, करंट कहाँ आएगा ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड। इस आर्म पे जब देखोगे तो ये आर्म आएगी बाहर, तो करंट हो गया नीचे, ये ऐसे करंट, ठीक है बेटे। ये था आपके पास जनरेटर। एसी डीसी बता दिया, एसी के अंदर पूरी रिंग होती है, इसको कम्यूटेटर, स्लिप रिंग और हाफ रिंग को कम्यूटेटर भी बोलते हैं, ठीक है बेटे। अच्छा, इसके बाद आपके पास जनरेटर बताया मैंने, जनरेटर के बाद हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी डिवाइस है जो लो वोल्टेज को हाई करती है, हाई को लो करती है, ज्यादा करंट, ज्यादा वोल्टेज को कम, कम को ज्यादा। अगर वोल्टेज ज्यादा बोल रहे तो करंट उल्टा बोलना बेटे, करंट और वोल्टेज का इनवर्सली का रिलेशन है, ठीक है। अच्छा, किस प्रिंसिपल पे काम करता है ट्रांसफॉर्मर? म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर वर्क करता है, ठीक है। लो को हाई में बदलेगा, हाई को लो में बदलता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे वर्क करता है। क्लियर हुआ बेटे? तो इनकी थ्योरी एक बार आप करना। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये अल्टरनेटिंग करंट हमने पूरा कर लिया। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी भी थ्योरी दूंगा बेटे, और जो जनरेटर ट्रांसफॉर्मर की भी थ्योरी मैं आपको प्रोवाइड कर